हेलो एवरीवन, मैं महेंद्र कुमार साहनी आज जो है कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बचे हुए टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में जैसा कि हम लोगों ने देखा पिछले लेक्चर में सिंपल माइक्रोस्कोप को, उसमें किस तरह से मैग्नीफाइंग पावर को कैलकुलेट किया जा रहा था, किस तरह से उसका एक्सप्रेशन था, कैसे जो है कि जो उसका रे डायग्राम था और किस तरह से वो एक सिंपल जो है कि कॉन्वेक्स लेंस पे जो शॉर्ट फोकल लेंथ का था उसको अरेंज कर करके बनाया गया था। अब हम लोग इसमें ये देखेंगे कि सिंपल माइक्रोस्कोप के जगह अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज करते हैं तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कौन कौन से लेंसेस होते हैं, किस तरह के उनका रे डायग्राम होता है, किस तरह से इमेज जो है कि फाइनल इमेज फॉर्म होती है और किस तरह से इसका वर्किंग है, कैसे इसका जो है कि कंस्ट्रक्शंस है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो जैसा कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नाम से पता चल रहा है कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है उसमें एक से अधिक जो है कि लेंसेज को यूज किया जाता है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंसेज यूज करेंगे, दोनों ही कॉन्वेक्स लेंस के होंगे और दोनों ही जो है शॉर्ट फोकल लेंथ के होंगे, जिसमें एक जो लेंस होगा जो ऑब्जेक्ट के पास है। अगर इस तरह का कोई माइक्रोस्कोप है तो माइक्रोस्कोप में एक जो एंड होता है ये ऑब्जेक्ट के पास होता है, उस लेंस को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, और एक जो लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस वो होता है आँख के पास रखते हैं उसको, तो इसलिए उसको बोलते हैं आईपीस। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो ऑब्जेक्टिव है, जो ऑब्जेक्ट के पास है, ऑब्जेक्टिव जो लेंस है वो जो है कि शॉर्टर फोकल लेंथ का होता है और जिसका अपर्चर भी बहुत शॉर्ट होता है। इसके कंपैरिजन में जो आईपीस का जो होता है फोकल लेंथ वो जो है कि इससे ज़्यादा होता है और इसका अपर्चर भी ज़्यादा होता है। तो आईपीस का अपर्चर जो है ज़्यादा होता है, बड़ा होता है। तो आप देख रहे हैं कि इसका अपर्चर भी आपका बड़ा है एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्टिव। तो आप जैसा कि देखेंगे कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है इसमें, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करते हैं तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज एन ऑप्टिकल डिवाइस यूज्ड टू सी मैग्नीफाइड इमेज ऑफ टिनी ऑब्जेक्ट्स। अगर कंस्ट्रक्शंस की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ अरेंज्ड कोएक्सियली एट द एंड्स ऑफ टू स्लाइडिंग मेटल ट्यूब्स। अब होता क्या है कि ये जो ऑब्जेक्टिव है और ये जो आईपीस है ये दोनों ही जो है स्लाइडिंग ट्यूब पे होते हैं। इसको अकॉर्डिंग टू एडजस्टमेंट, अकॉर्डिंग टू सी द क्लियर इमेज, इसको हम एडजस्ट करते हैं ऊपर नीचे कर करके, जिससे कि हमारा जो इमेज है इस ऑब्जेक्ट का फाइनल इमेज जो है क्लियर दिख सके। ऐसे ही इसको भी हम स्लाइड करते हैं आगे, वो ऐसे आगे पीछे, जिससे कि हम एडजस्ट कर पाएँ। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका जो वर्किंग है इसमें सबसे पहले दो लेंस हैं, दोनों ही कॉन्वेक्स लेंस हैं। ये जो ऑब्जेक्ट के पास है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है ए बी जिसकी हाइट h है, तो ये ऑब्जेक्ट के पास है इसलिए इसका नाम पड़ा ऑब्जेक्टिव। और ये जो आई के पास होता है जिससे हम फाइनल इमेज को देखते हैं वो, इसलिए इसका नाम रखा आईपीस। अब इसका जो ऑप्टिकल सेंटर है वो से डिनोट कर रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव का है, इसका ऑप्टिकल सेंटर ई से डिनोट कर रहे हैं क्योंकि ये आईपीस का लेंस है। यहाँ पे जो फोकल लेंथ आईपीस का है वो इज ग्रेटर देन है एज कम्पेयर टू फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है ए बी जो इसके फोकस के जस्ट क्लोज रखा हुआ है, इस फोकस के जस्ट क्लोज रखा हुआ है। तो यहाँ से जब भी हम दो रूल लगाते हैं तो जहाँ पे इंटरसेक्शन होता है वहाँ पे इसका इमेज बनता है। तो ये वाला लेंस क्या करेगा, इसका जो है मैग्नीफाइड इमेज बनाएगा, जैसा कि देख रहे हैं ये ए डैश और बी डैश रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बना रहा है इस ऑब्जेक्ट का इस लेंस के थ्रू। तो यहाँ पे एक पैरेलल लॉ लगाया और वो जो है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास किया और ये लाइट रह गई। दूसरा रूल हम जो है यहाँ पे इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएं और ये जाकर के यहाँ पे इंटरसेक्ट करें, दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करें वहाँ पे इसका फाइनल इमेज बनेगा। ये जो ऑब्जेक्ट रखा है ये जो है कि इसके ऑप्टिकल सेंटर से यू नॉट डिस्टेंस पे है क्योंकि इसका जो है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। इस ऑब्जेक्ट का हाइट जो है h है। अब इसका जो फाइनल इमेज बना इसके थ्रू वो है ए डैश बी डैश रियल एंड इन्वर्टेड जिसकी हाइट है h डैश। अब ये जो इमेज बना है, अब इस लेंस की बात करेंगे आईपीस को, इसको ऐसा एडजस्ट करते हैं कि जो ये इमेज है वो इसके फोकस और इसके ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ जाए, इसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ जाए, जिससे कि ये केस नंबर 6 है कि जब भी ऑब्जेक्ट अपने फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होता है तो इसका मैग्नीफाइड इमेज बनाता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इसका मैग्नीफाइड वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज यहाँ पे ये बना रहा है ए डबल डैश बी डबल डैश जिसकी हाइट हमने यहाँ पे देखा h डबल डैश है।
अब यहाँ पे इस लेंस पे हम जो है कि रे डायग्राम का रूल लगाएंगे। तो पैरेलल लाइंस जो है कि आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास करी, इस आई पीस के फोकस से पास कर गई। दूसरा रूल, इसके जो है कि ऑप्टिकल सेंटर से हमने एक लाइट रे को पास कराया, तो उसको एक्सटेंड किया पीछे की तरफ, तो यहाँ पे ये आ रहा है, और इसको एक्सटेंड किया तो पीछे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए इसका फाइनल इमेज बन रहा है। ये दोनों आगे कहीं मिल नहीं रही है, इसकी वजह से उधर कोई इंटरसेक्शन होता नहीं है, और ये छठा केस में आपने देखा हुआ है। अब ये जो रे आई हैं, इनका रिफ्लेक्शन के बाद ये, और ये जो रे गई हैं, इनका रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पे जो है ऑब्जर्वर होता है, वो इस चीज़ को यहाँ पे देखता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो फाइनल इमेज है, इन दोनों लेंस के हेल्प से जो बना है वो हाईली मैग्नीफाइड है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इनका जो नेट मैग्नीफिकेशन है, इसका जो मैग्नीफिकेशन है, मान लिया ये कितना किया m0, ये जो है इसका मैग्नीफिकेशन है वो है me, तो दोनों का नेट मैग्नीफिकेशन जो है हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ से जो इमेज बना है, इसका जो डिस्टेंस है v0, ये इसके थ्रू बना है। अब इस लेंस के लिए ये जो a डैश b डैश जो इमेज है इसके थ्रू बना है, ये एज अ ऑब्जेक्ट जैसा काम कर रहा है, एज अ ऑब्जेक्ट जैसा काम कर रहा है। तो ये जो डिस्टेंस है इसको जो है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इस आई पीस के लिए मानेंगे, जिसका ये UE से डिनोट कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो फाइनल इमेज बना है इसके थ्रू, ये यहाँ से d डिस्टेंस पे है, जो इमेज डिस्टेंस है फाइनल उसको d से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि मैग्नीफिकेशन हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे कि ये जो मैग्नीफिकेशन होता है वो क्या होता है, एक रेशियो होता है tan बीटा बाई tan अल्फा का, और एंगल्स स्मॉल्स हैं तो जो है कि बीटा बाई अल्फा के बराबर होता है। तो बीटा क्या होता है कि एंगल सबटेंड बाई द फाइनल इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। इस ऑप्टिकल सेंटर से ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, ये एंगल है बीटा। और अल्फा क्या होता है, एंगल सबटेंड बाई द ऑब्जेक्ट एट सेम पॉइंट। तो अगर ये ए बी एच हाइट है, तो इसको अगर हम थोड़ा सा और पैरेलल लाइंस को आगे बढ़ाएं, इसी पॉइंट पे लाने की वो कर रहे हैं, तो ये जितना हाइट है उतना ही हाइट ए बी है, तो ये एच है। इसको अगर इस ई पॉइंट से मिलाते हैं तो ये जो एंगल बना रहा है इसको बोल रहे हैं अल्फा। तो यहाँ पे देखेंगे कि मैग्नीफाइंग पावर निकालने के लिए क्या करते हैं, मैग्नीफाइंग पावर m = tan बीटा बाई tan अल्फा, और जब एंगल्स अल्फा बीटा स्मॉल होते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली tan बीटा के बराबर होता है, tan अल्फा अल्फा के बराबर होता है। तो मैग्नीफिकेशन जो ओवरऑल है बीटा बाई अल्फा। बीटा जो होता है यहाँ पे देखेंगे कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ पे क्या लिखेंगे, tan बीटा = tan बीटा, अप्रॉक्सीमेटली बीटा लिख देते हैं। बीटा = परपेंडिकुलर है h डबल डैश, और बेस कितना है, डिवाइडेड बाई d। सिमिलर ट्रायंगल ये भी है, ये भी बीटा ही एंगल बना रहा है, जिसका बेस है UE और हाइट है h डैश। इसको और लिख सकते हैं क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है h डैश, और बेस कितना है UE। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, h डबल डैश डिवाइडेड बाई h डैश = d, ऊपर जाएगा d अपॉन UE। तो ये जो वैल्यू आ रही है h डबल डैश अपॉन h डैश, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये है मैग्नीफिकेशन ऑफ आई पीस। ये जो मैग्नीफिकेशन है क्या है, आपके आई पीस का है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि बीटा के जगह पे हमने क्या रख दिया, h डैश अपॉन UE, बीटा के जगह पे h डैश अपॉन UE, और अल्फा के जगह पे देखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो h अपॉन d। इसको और सॉल्व करते हैं तो जो मैग्नीफिकेशन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, h डैश अपॉन h, और ये d ऊपर जाएगा, e नीचे आएगा, तो h डैश हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये मैग्नीफिकेशन है किसका, ऑब्जेक्टिव का। तो इसके जगह पर हमने m0 रख दिया, और d अपॉन UE, तो d अपॉन UE मैग्नीफिकेशन ऑफ आई पीस। तो जो ओवरऑल मैग्नीफिकेशन है, जो मैग्नीफाइंग पावर है इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप के थ्रू, वो क्या आ रहा है कि m = m0 × me। तो इसका मतलब ये है कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो मैग्नीफाइंग पावर है वो ऑब्जेक्टिव के मैग्नीफाइंग पावर और आई पीस के मैग्नीफाइंग पावर का मल्टीपल होता है। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोगों ने ये चीज़ें देख लिया। अब केस नंबर फर्स्ट की बात करेंगे कि जब इमेज, जो फाइनल इमेज है वो नियरर पॉइंट पे बना, जब फाइनल इमेज नियरर पॉइंट पे बने, तो हम लोगों ने पिछले उसमें देखा था सिंपल माइक्रोस्कोप में
कि जो लीनियर मैग्नीफिकेशन हो रहा था सिंगल जो है कि आपके कॉन्वेक्स लेंस से, तो उसमें जो मैग्नीफिकेशन आया था, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू 1 + d/Fe, 1 + d/Fe आया था। तो यहाँ पे है क्या कि जिस तरह से सिंपल माइक्रोस्कोप में आपका जो फाइनल इमेज जो बन रहा था वो इसके इसी तरह के केस था, वो भी कि ऑब्जेक्ट जो था फोकस और पोल के, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में था, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बना रहा था। तो इस केस में यहाँ जो आई पीस है ये एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप के जैसा काम कर रहा है। तो अब देखेंगे कि सिंस आई पीस वर्क्स एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप, सो मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस कैन बी रिटन एज 1 + d/Fe एंड मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव कैन बी रिटन एज h'/a इज इक्वल टू V/U0, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है वो इक्वल टू होता है लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से ये जो है कि फार्मूला बनता है। अगर इस m0 को और m की वैल्यू को इस इक्वेशन 1 में अगर रखते हैं तो क्या इक्वेशन बन जाता है, m = m0 = V0/U0 एंड m = 1 + d/Fe। तो यहाँ पे देखेंगे कि V0/U0 ये ऑब्जेक्टिव का है, तो ऑब्जेक्टिव में अगर यहाँ पे लेंस फार्मूला हम लगाते हैं तो लेंस फार्मूला से हम क्या लिख सकते हैं, 1/V0 - 1/U0 = 1/F0। ऊपर जो है दोनों साइड V0 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो V0 कट के 1 हो जाएगा, V0/U0 और V0/F0। इसको अगर इधर लाते हैं तो ये चीज़ इधर आती है, तो V0 1 - V0/F0 बन जाता है। अब V0/U0 की वैल्यू को फिर से इस इक्वेशन में यहाँ पे पुट करते हैं तो ये आता है m = 1 - V0/F0 1 + d/Fe। तो ये जो एक्सप्रेशन है इससे हम लोग जो है कि जब इमेज फाइनल इमेज नियरर पॉइंट पे बनेगा तो उसके लिए हम लोग जो है कि मैग्नीफाइंग पावर निकालेंगे। यहाँ पे केस नंबर 2 आता है कि जब फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बने, तो हम लोगों ने सिंपल माइक्रोस्कोप में देखा था कि जब फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बन रहा था तो ये जो टर्म है इसमें से 1 गायब हो रहा था। इसको हम लोगों ने पिछले लेक्चर में प्रूफ भी किया हुआ है। तो मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस d/Fe के बराबर हो जाएगा। तो व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म एट इन्फिनिटी तो m = d/Fe हो जाएगा एंड m0 जो है आपका V0/F0 हो जाएगा। यहाँ पे जो m0 है वो -V0/F0 हो जाएगा, इसमें से भी 1 गायब हो जाएंगे। तो फाइनल जो मैग्नीफिकेशन होगा इस केस में इक्वेशन 1 में अगर पुट करते हैं इस वैल्यू को तो क्या आएगा, -V0/F0 × d/Fe। अब जैसा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ए बी, ये इसके फोकस के जस्ट क्लोज्ड में रखा हुआ है, तो क्लोज में रखा हुआ है तो जो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है इसके फोकल लेंथ के बराबर हम मान सकते हैं। तो यहाँ पे सिंस ऑब्जेक्ट इज क्लोज टू F0, सो U0 शुड बी टेकन एज F0 एंड V0 = लेंथ। ये जो V0 है इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ट्यूब। माइक्रोस्कोप के ट्यूब का जो लेंथ है वो V0 और L के बराबर है। तो ये U0 और V0 की वैल्यू को जब इस इक्वेशंस में हम लोग रखते हैं तो जो है कि अपना जो फार्मूला आ जाता है m = -L/F0 × d/Fe। तो इस फार्मूले से जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे बनेगा तो जो है कि हम लोग इस फार्मूले से अपना जो है कि मैग्नीफाइंग पावर निकालेंगे। तो ये जो है कि आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप है और इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इस तरह से आप देख रहे हैं, इस तरह से एक्सप्रेशंस आए हुए हैं जिससे कि हम मैग्नीफाइंग पावर आराम से निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जो है कि टेलीस्कोप कैसे काम करता है, किस तरह से इसका वर्किंग है और किस तरह से इसका रे डायग्राम है और कैसे जो है कि हम किसी जो है ऑब्जेक्ट का फाइनल इमेज बनाएंगे और उसका मैग्नीफिकेशन कैसे निकालेंगे। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने माइक्रोस्कोप में देखा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, कि 2 लेंसेस यूज हो रहे थे जिसमें जो ऑब्जेक्टिव था वो आपका शॉर्ट जो है कि फोकल लेंथ का था एज कम्पेयर टू आई पीस, और उसका काम था टीनी पार्टिकल्स को मैग्नीफाइड करके क्लियरली देखना। अब जो टेलीस्कोप होता है ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए होता है। तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से जब रेज आएंगी तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पे मान सकते हैं, और इन्फिनिटी पे जब मानते हैं तो जो है कि हम ये भी मानते हैं कि जो पैरेलल रेज आ रही हैं उस ऑब्जेक्ट से, तो उसका अकॉर्डिंग टू रूल डायग्राम रे डायग्राम का फॉर्मेशन है जो इमेज फॉर्मेशन का, उसके थ्रू हम लोग इसको देखेंगे। तो टेलीस्कोप आपका क्या होता है
कि टेलीस्कोप इज एन ऑप्टिकल डिवाइस विच इज़ यूज टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियर। यहाँ पे आपके दो तरह के टेलीस्कोप हैं। फर्स्ट वाले को बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप और दूसरे वाले को बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। तो इसको हम वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है, रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, इसको हम जो है कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी बोलते हैं। तो रिफ्रैक्टिंग टाइप का जो टेलीस्कोप होता है उसको हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी बोलते हैं। तो ये जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है इसको हम यूज कहाँ पे करते हैं? जो हैवी बॉडी हैं, जो बहुत दूर पे हैं, जैसे स्टार है, गैलेक्सी है, उनको देखने के लिए करते हैं। तो क्या है? इट इज़ यूज टू सी हेवनली बॉडी लाइक स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एटसेट्रा। अब इसका जो है अगर वर्किंग देखते हैं तो वर्किंग में क्या है कि आपको दिख रहा है यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है कि ऑब्जेक्ट साइड है। यहाँ पे ए बी एक ऑब्जेक्ट है, इसको मान लिया है कि ये इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। तो इन्फिनिटी पे जब रखा हुआ है तो इसका जो है फाइनल इमेज हम बनाएंगे। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव है और ये आपका आईपीस है। जैसा कि हम लोगों ने देखा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कि जो ऑब्जेक्टिव होता था उसका जो है कि फोकल लेंथ शॉर्टर होता था एज कम्पेयर टू आईपीस, लेकिन यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ है वो इस आई पीस के फोकल लेंथ से बड़ा होगा। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ है एज कम्पेयर टू आई पीस ये बड़ा होगा। ये क्यों बड़ा रखते हैं? अभी हम लोग एक रिलेशन निकालेंगे मैग्नीफिकेशंस का, तो उसमें देखेंगे कि जो है कि इसको बड़ा क्यों रखते हैं। अब यहाँ पे दो लेंसेस हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो भी इस ऑब्जेक्ट से पैरेलल लाइन्स आ रही हैं वो पैरेलल लाइन्स आपके फोकस पे इमेज बनाएंगे। इस ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ f0 है और इस जो है कि आई पीस का जो फोकल लेंथ है वो fe है। तो यहाँ पे जो आपका फोकल लेंथ fe का है ये बहुत क्लोज है f0 के, यानी ऐसा एडजस्ट करते हैं कि जो फोकल लेंथ है पहले तो इमेज जो है इसके फोकस पे बनेगा क्योंकि पैरेलल लाइन्स आ रही हैं, और जो इसको हम ऐसा स्लाइड करके एडजस्ट करते हैं कि इसका भी फोकल लेंथ जस्ट इसके क्लोज हो। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जब भी पैरेलल लाइन्स आ रही हैं तो इसका जो है एक फाइनल इमेज बन रहा है ए डैश बी डैश इस लेंस के थ्रू, और वो बन रहा है इसके फोकस पे, इसके फोकस पे बन रहा है। अब इसके फोकस पे बन रहा है तो ये जो फोकस है इसका आई पीस का ये भी जो है इसी के आसपास है। तो जो है कि इस तरह से हम ये मान सकते हैं कि इसका भी फोकस यहीं पे है। तो जब इसका फाइनल इमेज ए डैश बी डैश बन रहा है तो आपको पता है कि जब भी कोई इमेज फोकस पे बन रहा है तो ये जो इमेज इस लेंस के लिए, इस आई पीस के लिए एज ए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और जब ये ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है तो जो है कि इसमें आप देख रहे हैं कि एफ जो है एकदम एग्जैक्टली वहीं पे नहीं है, एफ और इसके ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है f0, हल्का सा इधर है, उसको ज़रूरत पड़ेगा तो हम उसके बराबर मान सकते हैं। तो यहाँ पे इसके तो फोकस पे बना है, लेकिन ये जो इमेज बनाया है इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और इसके फोकस और पोल के बीच में सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बना है। तो ये छठा केस बन जाता है। छठे केस में इसका वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है ए डबल डैश बी डबल डैश। अब यहाँ पे इस इमेज को बनाने के लिए पैरेलल लाइन पास कराया, ये आपका जो है कि फोकस से पास कर जाएगा। दूसरा इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास कराया तो ये जो है कि विदाउट एनी डेविएशन ये जो है कि पास कर जाएगा। इधर जो है कि ये बन नहीं रही है तो इन पीछे हमने एक्सटेंड किया तो इसका इंटरसेक्शन हुआ, यहाँ पे इसका फाइनल इमेज बन रहा है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो ये एंगल बना रहा है फाइनल इमेज वो बना रहा है बीटा एंगल सबटेंड बाय द फाइनल इमेज, और जो पैरेलल लाइन्स आ रही हैं उसको माना कि ये अल्फ़ा एंगल पे आ रही है, ये सेंटर वाली लाइन। तो अगर ये अल्फ़ा है तो ये भी क्या होगा? अल्फ़ा होगा। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे कि जानते हैं कि फर्स्ट कंडीशन इसमें ये ले रहा है कि जब इमेज जो है कि नियरर पॉइंट पे फॉर्म हो रही है, जैसे कि ये देख रहे हैं इमेज जो है कि नियर जो है कि फॉर्म हो रही है। तो अब मैग्नीफिकेशन निकालना है तो हम लोग करेंगे क्या कि जो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला होता है tan बीटा बाई tan अल्फ़ा, अप्रॉक्सीमेटली जो है बीटा बाई अल्फ़ा हो जाता है क्योंकि अल्फ़ा और बीटा जो है कि स्मॉल एंगल्स हैं। तो tan बीटा निकालने के लिए फ्रॉम ट्रायंगल ए डैश बी डैश ई आप देख रहे हैं कि ए डैश बी डैश ई में
अगर बात करें तो tan बीटा की वैल्यू निकल सकती है। अगर a डबल डैश b डबल डैश e की भी बात करें तो यहाँ से भी जो है आपके जो है tan बीटा की वैल्यू निकल सकती है। दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल है, इसलिए हम tan बीटा की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर a डैश b डैश है और बेस आज जो है आपका b डैश और e है, b डैश e। सिमिलरली फ्रॉम ट्राइंगल ओ बी डैश ए डैश, इस ट्राइंगल में अल्फा की वैल्यू निकालते हैं तो tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश अपॉन ओ बी डैश। अब जब मैग्नीफिकेशन के लिए tan बीटा tan अल्फा का रेशियो निकालेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि मैग्नीफिकेशन जो होता है tan बीटा बाई tan अल्फा, इनकी वैल्यू रखते हैं तो a डैश बी डैश ए डैश बी डैश कट जाता है, ओ बी डैश ऊपर जाएगा और बी डैश ही नीचे आएगा। अब ओ बी डैश आप देखेंगे कि ओ बी डैश इस लेंस से राइट साइड में है, इस लेंस के लिए तो इसका फोकल लेंथ कैसा लेंगे पॉजिटिव, तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव ले लिया। अब बी डैश ई ये जो है इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और इसके लेफ्ट साइड में है तो इसको हम कैसा लेंगे नेगेटिव। अब इनकी वैल्यूज को जब रखते हैं तो अपने पास मैग्नीफिकेशन का फार्मूला आता है m इज इक्वल टू माइनस एफ नॉट अपॉन यू ई। यहाँ पे एफ नॉट ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ है और यू ई जो है आपके जो है कि आई पीस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, क्योंकि ये एज ए ऑब्जेक्ट का काम करेगा इस आई पीस के लिए। अगर हम लेंस का फार्मूला लगाएं अगर इस आई पीस के लिए तो हम क्या लिख सकते हैं 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब जो इमेज डिस्टेंस है यहाँ से लेकर के और फाइनल इमेज के बीच का जो डिस्टेंस है वो है d और ये इमेज डिस्टेंस है, इसको कैपिटल D से हम रिप्रेजेंट करते हैं, पिछले टॉपिक्स में भी आपने देखा। तो यहाँ से इसका इमेज डिस्टेंस भी लेफ्ट साइड है तो इसकी वैल्यू हम कैसे लेंगे माइनस, और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो भी इधर है तो उसको भी लेंगे माइनस। अब इसके जगह पे हमने माइनस डी रख दिया, u की जगह पे माइनस यू रख दिया इज इक्वल टू 1/f। इस वैल्यू को ये माइनस माइनस पॉजिटिव होगा, इसको यहीं रखते हैं तो ये वैल्यू उधर जाकर के पॉजिटिव हो जाएगा तो उधर हो गया 1/f प्लस 1/d। इनमें से 1/f कॉमन है तो यहाँ पे तो 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे f नहीं है तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो f 1/f इज इक्वल टू 1/f अपॉन d। इस तरह से इस 1/u की वैल्यू को यहाँ पे 1/u की वैल्यू को यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे तो मैग्नीफिकेशन क्या आ जाएगा कि मैग्नीफिकेशन माइनस एफ नॉट ऐसे ही रहेगा इंटू 1/u की वैल्यू हो जाएगी ये। तो अपना मैग्नीफिकेशन निकालने का जो फर्स्ट केस में जो फार्मूला है वो क्या आ जाता है m इज इक्वल टू माइनस एफ नॉट अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। आप यहाँ से देखेंगे इस फार्मूले से कि मैग्नीफिकेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव। अगर मैग्नीफिकेशन बढ़ाना है तो हमें फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव का भी बड़ा रखना पड़ेगा, ये इसीलिए जो ऑब्जेक्टिव का जो फोकल लेंथ है वो आई पीस के फोकल लेंथ से ज़्यादा होता है। इसको और वेरीफाई करेंगे हम यहाँ पे कि ये तो केस 1 के लिए जब इमेज जो है नियरर पॉइंट पे फॉर्म हो रहा हो उसके लिए ये हम लोगों ने मैग्नीफिकेशन का फार्मूला निकाला। अब यहाँ पे जो आप बात करेंगे केस नंबर 2 की कि जब इमेज आपका इनफाइनाइट पे फॉर्म हो रहा हो और जब इनफाइनाइट पे अगर फॉर्म हो रहा है तो यहाँ पे आप जो है कि रे डायग्राम देखेंगे तो इनफाइनाइट से आ रही हैं और इसके इनफाइनाइट पे बनाने के लिए जो आई पीस है उसके फोकस पे इमेज बनना चाहिए इस लेंस के थ्रू। जब उसके फोकस पे ही इमेज बनेगा ऑब्जेक्ट के थ्रू तो वो जो है कि एज ए ऑब्जेक्ट का काम करेगा आई पीस के लिए, और जब फोकस पे ऑब्जेक्ट होता है तो इनफाइनाइट पे उसका इमेज बनता है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो रेज जो है कि इसके थ्रू ऑब्जेक्टिव के थ्रू जो फाइनल इमेज बना है ए डैश बी डैश वो बना है इसके फोकस पे, और ये जो एफ नॉट भी है जस्ट इसी के पास में है तो इसका जो फाइनल इमेज बनेगा वो इधर कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगा, दोनों पैरेलल लाइन जाते हैं तो इसलिए इसका फाइनल इमेज कहाँ पे बना इन्फिनिटी पे। जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बन गया तो इसमें अब हम जो है मैग्नीफिकेशन का फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ से लेकर के और इसके इमेज तक जो डिस्टेंस है, इसका जो इमेज है ए डैश बी डैश ये फोकल लेंथ है एफ नॉट, और इस आई पीस से और यहाँ तक का भी जो डिस्टेंस है वो एफ ई यानी आई पीस का फोकल लेंथ है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के जैसा ही है तो ये वैल्यू ये इज इक्वल टू एफ ई हो जाता है। अब मैग्नीफिकेशन की बात करें अब देखेंगे ये अल्फा था तो ये भी अल्फा था। अब यहाँ पे जो फाइनल इमेज कहीं पे इनफाइनाइट पे बन रही होगी तो वो मान लिया प्रिंसिपल एक्सिस से बीटा एंगल बना रही हैं, तो बीटा एंगल बना रही हैं तो
फाइनल इमेज क्या होता है, जो मैग्नीफिकेशन होता है वो ये होता है कि रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंड बाय द फाइनल इमेज टू द एंगल सबटेंड बाय द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है एंगल अल्फा सबटेंड कर रहा है और फाइनल इमेज जो है बीटा एंगल सबटेंड कर रही है। तो अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है, तो इस अल्फा की वैल्यू हम इस ट्रायंगल से निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर ये बीटा है तो ये भी बीटा है, तो बीटा की वैल्यू इससे भी हम निकाल सकते हैं। अब मैग्नीफिकेशन जो होता है tan बीटा बाई tan अल्फा, यहाँ से tan बीटा की अगर वैल्यू निकालें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर a डैश b डैश अपॉन यहाँ से हम लिख सकते हैं b डैश e। अब यहाँ से tan अल्फा की वैल्यू जब निकालते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो a डैश b डैश अपॉन o b डैश। अब ये बाकी a डैश b डैश कट गया तो o b डैश अपॉन b डैश e। ये जैसा कि पिछले केसेस में जो हमने देखा था कि मैग्नीफिकेशन यहाँ पे भी आपके यही आ रहा था। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ओ बी डैश है वो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव के बराबर है, राइट साइड है, तो हम कैसा लेंगे, पॉजिटिव। ये जो डिस्टेंस है एज ए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये इमेज इसके थ्रू जो बना है आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट के जैसा काम कर रहा है, और ये इससे जो है लेफ्ट साइड में है और एफ ई के बराबर है, तो इसका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो माइनस लेंगे। इन वैल्यूज को जब रखते हैं तो यहाँ देख रहे हैं मैग्नीफिकेशन कितना आ रहा है, एफ नॉट अपॉन एफ ई और माइनस में। इसका मतलब क्या है कि जो मैग्नीफिकेशन है, इसका मतलब मैग्नीफिकेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफ नॉट के एंड मैग्नीफिकेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एफ ई के। अगर एफ नॉट बढ़ेगा तो मैग्नीफिकेशन बढ़ेगा और अगर एफ ही घटेगा तो मैग्नीफिकेशन बढ़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पे एफ नॉट की वैल्यू बढ़ाते हैं और एफ ई की वैल्यू घटाते हैं, जिससे जो है कि इसका मैग्नीफिकेशन बढ़ जाता है। तो इट इज क्लियर दैट फॉर लार्ज मैग्नीफाइड इमेज एफ नॉट मस्ट बी इज ग्रेटर देन एफ ई। तो यहाँ से हम लोगों ने ये भी चीज़ें देख लिया। अब इसमें एक और जो है कि आपका टेलीस्कोप बचता है इस चैप्टर में, वो लास्ट टॉपिक होगा और उसका नाम है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप को कैसग्रेन टेलीस्कोप भी बोलते हैं। तो अब हम लोग जो है कि रिफ्लेक्टिंग टाइप के टेलीस्कोप को देखेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो टेलीस्कोप का दूसरा टाइप था रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, जिसको हम कैसग्रेन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप भी बोलते हैं। अब इसमें आप देखेंगे कि ये इसका जो है कि फिगर है, तो इस फिगर से देख के हमें ये पता चल रहा है कि ये जो है कि बहुत जो है कि ईजी कंस्ट्रक्शंस है इसको बनाने में बहुत ज़्यादा जो है कि तामझाम नहीं है। इससे पहले वाले जो टेलीस्कोप थे उनमें बहुत खतरनाक टाइप का रे डायग्राम था, इसमें बहुत सिंपल रे डायग्राम है, क्योंकि जो लेंस है लेंस को रिप्लेस कर दिया गया है यहाँ पे मिरर से, इसीलिए इसका नाम पड़ा है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। अब इसके वर्किंग की अगर बात करें तो टेलीस्कोप का काम होता है जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है हेवनली बॉडी, उसको ईजिली यहाँ पे बड़ा करके और उसको देखना। तो यहाँ से जो पैरेलल लाइंस आ रही हैं इन्फिनिटी से, वो पैरेलल लाइन जो है कि इस मिरर से आपके जो है कि रिफ्लेक्शन हो रहा है, जब ये स्ट्राइक कर रही हैं तो इनका रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो ये जिस मिरर से इसका रिफ्लेक्शन फर्स्ट टाइम पे हो रहा है उस मिरर को बोलते हैं प्राइमरी, और ये पैराबोलाइडल शेप का होता है जिसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के पास है, और इसको आईपीस बोलते हैं क्योंकि ये आंख के पास होता है। तो ये पैराबोलाइडल ऑब्जेक्टिव मिरर होता है जिसको हम प्राइमरी मिरर बोलते हैं। तो जो भी पैरेलल लाइंस आएंगी वो इसके फोकस पे जाकर के मिलेंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो देखिए जो पैरेलल लाइंस हैं ये कोई दो ही नहीं आ रही होंगी, इसके बीच में बहुत सारी लाइनें आ रही होंगी, रेज आ रही होंगी। इसमें हमने केवल दो एक्सट्रीम रेज को दिखाया है। तो पैरेलल लाइन पासिंग थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, यहाँ से ये लाइट रिफ्लेक्शन हुआ, फोकस पे जाने की कोशिश कर रही है, और यहाँ से ये लाइट गई और यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस पे मीट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन उसके बीच में ही एक जो है सेकेंडरी मिरर और जो है रखा हुआ है। ये वाला मिरर आपका बड़ा होता है, ये वाला मिरर छोटा होता है, लेकिन दोनों ये जो है कि आपका कैसा है, कॉन्वेक्स लेंस है, जबकि ये कैसा है, कॉनकेव टाइप का है। तो जब यहाँ पे फिर से कोई लाइट रे इंसिडेंट कर रही होती है तो उसका जो है यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है, क्योंकि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो अब ये रिफ्लेक्टेड रे
जो है कि सीधे आईपीस में जाती है। यहाँ से जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी आईपीस में जाती है और आईपीस में इसका इमेज बनता है फाइनल और वो ऑब्जर्वर देखता है। तो इसका जो कंस्ट्रक्शंस है वो भी इजी है, इसका वर्किंग है वो भी इजी है। कंस्ट्रक्शंस में बस याद रखना है एक आईपीस होता है जिससे हम जो है कि जो फाइनल इमेज है उसमें हम उसको देखते हैं। ये आपका ऑब्जेक्टिव है और ये प्राइमरी मिरर बोलते हैं और ये जो है पैराबोलाइडल शेप का होता है जो कॉनकेव टाइप का होता है। पैरेलल लाइंस जैसे आती हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस पे मिलने की कोशिश कर रही होती हैं, लेकिन बीच में ही एक और जो है कि यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर रखा गया है जिससे कि रिफ्लेक्ट होकर के लाइट जो है सभी के सभी डायरेक्ट हो जाती है आईपीस के तरफ। तो अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा हो और उसका इमेज अगर नियरर पॉइंट पे बन रहा है केस नंबर 1, तो उसके लिए जो मैग्नीफिकेशन हम निकालते हैं, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू, इसमें ये फार्मूला यूज होता है m इज इक्वल टू f0/fe 1 + fe/d। अगर वही फाइनल इमेज अगर इनफाइनाइट पे बन रहा हो तो उस केस में जो फाइनल इमेज बनता है आपका, तो जो फाइनल मैग्नीफिकेशन होता है वो होता है f0/fe। तो ये दोनों फार्मूला यहाँ पे हम डायरेक्ट जो है कि यूज करेंगे और इसका जो है कि और क्वेश्चन आता है इस पे बोर्ड में, पिछले साल भी आया हुआ था कि व्हाट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप ओवर रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। तो देखने से आपको ये लग रहा है कि एक तो जो मिरर्स होते हैं उनको बनाना बहुत इजी होता है और बड़े मिरर्स को भी बनाना इजी होता है। अगर बड़ा मिरर बनाते हैं तो जितनी लाइटें आएंगी सबको जो है कि वो क्या करेगा, रिसीव करेगा और सभी का जो है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो है कि यहाँ पे आईपीस को डायरेक्ट जो है कि कर देगा, यानी इधर जो है डायरेक्टेड हो जाती हैं और जहाँ पे उसका जो है कि फाइनल इमेज बनता है। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे कि एडवांटेजेस का। तो एडवांटेजेज ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप ओवर रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। दूसरी चीज़ ये है इसका जो कंस्ट्रक्शंस है बहुत कॉम्पैक्ट है और इसको ईजिली जो है हम एक जगह से दूसरे जगह ले जा भी सकते हैं क्योंकि ये कॉम्पैक्ट साइज है और ईजी कंस्ट्रक्शन है, इसकी वजह से हम जो है कि ईजिली इसको ले जा सकते हैं। तो फर्स्ट इसमें एडवांटेज ये है कि अ मिरर इज ईजियर टू प्रोड्यूस विथ अ लार्जर डाया so that it can intercept rays crossing a larger area and directed them to the eyepiece। दूसरा इसमें क्या है, it can be easily transported। तीसरा साइज इज कॉम्पैक्ट। तो इस तरह के इनके जो है कि एडवांटेजेज हैं और इसलिए इसी टाइप के जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हैं एज अ टेलीस्कोप वो यूज होता है। तो आज जो है कि फाइनली ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी कंप्लीट हो गया और आपका रे ऑप्टिक्स का पूरा टॉपिक्स जो है इसमें कवर हो चुका है और आगे आने वाले जो है कि वीडियोज में लेक्चर्स में हम लोग जो है कि इलेक्ट्रोस्टैट्स स्टार्ट करेंगे और उसमें स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को हम लोग करेंगे। सो ओके बाय एवरीवन, थैंक यू।